नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग छठवीं बीपीएससी में जो भी सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में। कुल 30 प्रश्न पूछे गए थे पिछले बीपीएससी में, जिसमें से मैंने पहले वीडियो में कुछ प्रश्न को कवर करा दिया और आज इसका पार्ट 2 वीडियो है। तो आप लोग के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से, जो कि हर एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए, मैं इतना बस बता सकता हूँ। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आज का पहला प्रश्न है, फैराडे नियतांक के बारे में पूछा गया है। फैराडे नियतांक क्या है दोस्तों? अपघट्य की मात्रा पर निर्भर करता है, अपघट्य में पारित धारा पर निर्भर करता है, उस विलायक की मात्रा पर निर्भर करता है जिसमें अपघट्य विघटित होता है, या यह एक सार्वभौमिक नियतांक है। और ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों, अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह एक सार्वभौमिक नियतांक है। फैराडे नियतांक एक सार्वभौमिक नियतांक है, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न को विस्तार से। फैराडे के बारे में बात कर लेते हैं। जब एक विद्युत धारा 96,485 कूलम के कारण एक अपघट्य के माध्यम से 1 सेकंड तक गुजरती है तो अपघट्य के बराबर भार जमा हो जाता है, और विद्युत प्रवाह की इस राशि को ही हम लोग 1 फैराडे कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। फैराडे नियतांक, जिसको एफ से सूचित किया जाता है, 96,485 कूलम मोल इनवर्स होता है। ये आप लोग मान इसका याद रखिएगा। इस नियतांक का नाम ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी माइकल फैराडे के नाम पे रखा गया है, और यह एक सार्वभौमिक नियतांक है, और यहीं से प्रश्न पिछले साल पूछा गया था बीपीएससी में। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94Pu242। अच्छा दोस्तों, आप लोग को पता है इसमें नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या के बारे में पूछा गया प्रश्न। ये क्या होता है? तो ये क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक। याद रखिएगा, जो नीचे लिखा रहता है वो परमाणु क्रमांक होता है और ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है। अच्छा, ये परमाणु द्रव्यमान किस किस से बने होते हैं दोस्तों, आप लोग को पता है? तो ये बने रहते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये आप लोग याद रखिएगा। और क्रमांक में प्रोटॉनों की संख्या को ही हम लोग क्रमांक बोलते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो अगर न्यूट्रॉन निकालना है दोस्तों, तो देखिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर द्रव्यमान होता है। तो 242 में से अगर हम लोग प्रोटॉन की संख्या घटा ले, क्या कर ले, प्रोटॉन की संख्या घटा ले, या आप इसको परमाणु क्रमांक भी बोल सकते हैं, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 148। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 148, ये आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को विस्तार से। प्रश्न आपसे प्लूटोनियम के बारे में पूछा गया था, जिसका प्रतीक Pu होता है, और इसकी अवस्था भी पूछ सकता है, तो ठोस होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। परमाणु संख्या 94 और द्रव्यमान संख्या 242 या फिर 244 भी ये कभी कभी दे देता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और तत्वों की समूह की बात करें तो यह एक्टिनाइट समूह में आता है। अच्छा दोस्तों, ये एक्टिनाइट समूह क्या होता है मैं बता देता हूँ। परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103 तक के सारे तत्व एक्टिनाइट समूह में आते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। और यह कैसा पदार्थ है? तो यह धातु पदार्थ है, प्लूटोनियम, आप लोग याद रखिएगा। अब चलें दूसरे प्रश्न पे। एक विलयन का पीएच 3 से 6 में बदला जाता है, तो H+ आयन की सांद्रता क्या होगी? ये प्रश्न भी पूछा गया था। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, 1000 गुना की कमी हो जाती है जब pH का मान में 3 से 6 में बदल दिया जाता है। आप लोग को पता होगा दोस्तों, जैसे ही pH का मान बढ़ता है तो इसकी अम्लता घटती है, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। तो पहले 3 था, अब हो गया 6, तो अम्लता घटेगी, H+ आयन की कमी होगी, और कितना कमी होगी? तो 1000 गुना कमी होगी, आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न को विस्तार से। आइए पीएच स्केल के बारे में आज पूरा हम लोग समझ लेते हैं। तो 1909 में सोरेनसन द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था, याद रखिएगा, सोरेनसन के द्वारा दिया गया था पीएच स्केल। विलियम की अम्लता या क्षारकता को व्यक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और यह पैमाने जल के आयनिक उत्पाद पर आधारित है, ये आप लोग याद रखिएगा। आयनिक उत्पाद पे यहाँ से प्रश्न रेलवे में पूछा गया था। उदासीन विलयनों के लिए मान इसका 7 होता है, और क्षारीय विलयन की बात करें तो 7 से अधिक होता है, अम्लीय विलयनों का 7 से कम होता है।
तापमान में वृद्धि के साथ पीएच कम हो जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या क्या है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों, सिग्मा होता है 12 और पाई बंध होता है 3। अगर आप लोग को आंसर पता रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दिया कीजिए। अच्छा, आइए इस प्रश्न को थोड़ा हम लोग डिटेल्स में देखते हैं, फिर समझ में आएगा कि ये प्रश्न क्या था। तो दोस्तों, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र देख सकते हैं आप लोग, ऐसे होता है। यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, और सारे कार्बन के साथ क्या जुड़ा रहता है, H जुड़ा रहता है। ये आप लोग याद रखिएगा, आप लोग देखे भी होंगे ऐसे ऐसे बेंजीन का आकृति होता है। अब देखिए, सबके बीच में बॉन्ड भी बना दे रहा हूँ, और कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड होता है ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ डबल बॉन्ड होता है, यहाँ डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ डबल बॉन्ड होता है। तो आप देख सकते हैं 6CH और 6CC बंद होते हैं, इसलिए इसमें 12 सिग्मा बंद हो गए, 6 यहाँ और 6 यहाँ, टोटल 12। बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड भी पाए जाते हैं, यहाँ 1 2 3 देख सकते हैं, और कुल मिलाकर 12 सिग्मा और 3 पाई बंद होते हैं। बेंजीन में 15 सहसंयोजक बंद होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। और अभी मैंने जो बताया 12 सिग्मा और पाई बंद होते हैं 3, ये तो प्रश्न पूछ ही लिया गया। और इस बार ध्यान रखिएगा, बेंजीन में 15 सहसंयोजक बंद होते हैं, दोनों को ऐड कर देना है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न थोड़ा अच्छे लेवल के थे, इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है वीडियो में, तो आप लोग घबराइए नहीं, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। यूरिया में मौजूद तत्व हैं। दोस्तों, यूरिया के बारे में आपने सुना होगा, इसमें कौन कौन से तत्व मिले रहते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, और कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर यूरिया बना रहता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को विस्तार से। यूरिया को कार्बामाइड के नाम से भी जाना जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा, कार्बामाइड से यूरिया को ही जाना जाता है। यह एक कार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र याद रखिएगा, CONH2 ट्वाइस, ये आप लोग याद रखिएगा, ये आपका यूरिया का सूत्र होता है। इसमें 4 तत्व होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जो कि मैंने बताया अभी। और यह एक प्रयोगशाला में खोजा गया पहला कार्बनिक यौगिक है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि प्रयोगशाला में खोजा गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन है, तो याद रखिएगा यूरिया। यह रंगहीन, गंधहीन, ठोस होता है, और यह जल और गैर विषाक्त में अत्यधिक घुलनशील होता है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे खराब चालक क्या है। दोस्तों, ऊष्मा का सबसे खराब चालक बताना है, जैसे तांबा, सीसा, पारा, जस्ता। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, सीसा। ऊष्मा का सबसे खराब चालक मतलब दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कभी आग के अंदर अगर आप रड रखेंगे, लोहे का रखेंगे, तो धीरे धीरे करके अगर आप यहाँ पकड़े हुए हैं और यहाँ आग में है, तो धीरे धीरे करके ये भी गर्म हो जाता है। इसको बोलते हैं ऊष्मा का चालक। मतलब हीट जो है एक जगह से दूसरे जगह जाती है, लेकिन शीशा में ऐसा नहीं पाया जाता। आप तांबा में ऐसा देख सकते हैं, पारा में भी और जस्ता में भी, लेकिन शीशा में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ऊष्मा का चालन नहीं हो पाता है शीशा में, ये आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न को। खून के थक्के के जमने में जो विटामिन प्रभावी है वह है। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि खून के थक्के के जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों, काफ़ी लोग को इसका आंसर पता होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। याद रखिएगा, खून के थक्के जमने में विटामिन के मदद करता है। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न को विस्तार से। तो विटामिन एक तरफ देख रहे हैं, रासायनिक नाम और इनके रोग, इनके कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम पूछा जाता है एग्जाम में, रेटिनॉल, और इससे अगर कमी हो जाती है तो रतौंधी और सेरोथैलेमिया हो जाता है। B1 से थायमिन नाम है, याद रखिएगा। और बीमारी कौन सी होती है इसकी कमी से, बेरी। B2 राइबोफ्लाविन, इसका रासायनिक नाम है। त्वचा में दरार पड़ जाती है इसकी कमी से, और जीभ में भी दरार पड़ता है। B7 बायोटीन, यहाँ से प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। इसकी कमी से लकवा, शरीर में दर्द, बाल झड़ना, ये सारे हैं। विटामिन सी की बात करें, एस्कॉर्बिक अम्ल इसको बोलते हैं, और अस्कर्वी मसूड़ों की सूजन, ये इसकी कमी से होने वाले कुछ बीमारियां हैं। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल,
जिसको रिकेट्स और बच्चों में ये पाया जाता है, इससे ये बीमारी होती है अगर विटामिन डी की कमी हो गई। और विटामिन डी का अच्छा स्रोत है सूर्य का प्रकाश, आप लोग याद रखिएगा। विटामिन के, जो कि इस प्रश्न का आंसर हुआ था, फाइलोक्विनोन इसका नाम है, और इसके रक्त के थक्के में देरी होती है। अगर इसकी कमी होगी ना दोस्तों, अगर आपका कहीं कट गया है तो फिर रक्त का थक्का बनने में देरी हो जाएगी और ब्लड निकलेगा तो शरीर में प्रॉब्लम आएगी। तो याद रखिएगा फाइलोक्विनोन, जिसको के विटामिन बोला जाता है, रक्त के थक्के में देरी अगर इसकी कमी होती है तो। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। महिला सेक्स हार्मोन कौन है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों महिला सेक्स हार्मोन के बारे में प्रश्न पूछा गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। याद रखिएगा एस्ट्रोजन जो है इसमें महिला सेक्स हार्मोन है। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न को विस्तार से। अच्छा, हार्मोन होता क्या है दोस्तों? तो हार्मोन एक रासायनिक संवेदक होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों का उत्पादन करते हैं और सीधे रक्त प्रवाह में छोड़ते हैं। महिला सेक्स हार्मोन के बारे में बात कर लेते हैं। अंडाशय और अधिवृक्क ग्रंथियां महिला सेक्स हार्मोन के मुख्य उत्पादक होती हैं। महिला सेक्स हार्मोन में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन की थोड़ी मात्रा शामिल होती है। आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नाम। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। पार्किंसंस रोग के उपचार के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? दोस्तों एक पार्किंसंस रोग है और इसका उपचार बनाए थे कौन, उनका नाम बताना, और इसी काम के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अरविंद कार्लसन, जॉन एफ एंडर्स, रॉबर्ट बी लाफलिन, वाल्टर कोहन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये थे आपके चारों पांचों ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरविंद कार्लसन। याद रखिएगा पार्किंसंस रोग के उपचार कौन किए थे? तो अरविंद कार्लसन, और नोबेल पुरस्कार इनको इसी काम के लिए दिया गया था। अब आइए देख लेते हैं पार्किंसंस रोग के बारे में। पार्किंसंस रोग एक प्रगतिशील विकार है जो मनुष्य के मस्तिष्क के हिस्से में तंत्रिका कोशिका के अधःपतन के कारण होता है, जिसे सबस्ट्रानिया निग्रा कहा जाता है। ये याद रखिएगा, सबस्ट्रानिया निग्रा, जो गति को नियंत्रित करता है। डॉक्टर अरविंद कार्लसन 1923 में जन्म हुआ और 2018 में इनकी डेथ हो गई, को मस्तिष्क के रासायनिक संकेतों और पार्किंसंस रोग के परिणाम स्वरूप उपचार के लिए 2000 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिला। आप लोग याद रखिएगा। तो पार्किंसंस रोग का उपचार कौन बनाया था? डॉक्टर अरविंद कार्लसन, और इनको मिला था 2000 में नोबेल प्राइज। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? ये प्रश्न भी पूछा गया था दोस्तों बीपीएससी के पेपर में। विटामिन ए, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो थायराइड ग्रंथि की कमी होती है दोस्तों, याद रखिएगा आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की खराबी हो जाती है। आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न को विस्तार से। थायराइड ग्रंथि क्या है? यह तितली की आकार की एक ग्रंथि होती है दोस्तों, थायराइड ग्रंथि। कभी कभी आकार भी इसका पूछ लिया जाता है। यह ट्रैकिया के सामने और लैरिंक्स के नीचे स्थित है। यह थायरॉक्सिन, कैल्सिटोनिन, ट्राइओडोथायरोनिन जैसे हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन का उपयोग करता है। यह एक एंडोक्राइन ग्रंथि का प्रकार है जो सीधे रक्त प्रवाह में हार्मोन को गुप्त करता है या मुक्त करता है। दोस्तों याद रखिएगा, मुक्त करता है, यहाँ हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र क्या है? दोस्तों हम लोग को कड़वाहट, जब हम लोग कुछ खाते हैं तो कड़वाहट फील होता है, तो मानव के किस भाग में ऐसा होता है? सीरा में, मध्य भाग में, पीछे का भाग, किनारे, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है, याद रखिएगा, पीछे के भाग से हम लोग को कड़वाहट संवेदनशील क्षेत्र है जीभ का पीछे का भाग। जब पीछे जाता है वो भोजन जो कड़वा होता है, तब हम लोग को पता चलता है कि यह भोजन कड़वा है। अच्छा आइए देखते हैं डिटेल्स को। मुख्य रूप से जीभ की नोक पर मीठा और नमकीन देख सकते हैं आप लोग, आगे स्वीट, और ये किनारे पे जो है सैल्टी सैल्टी लगता है, मतलब नमकीन नमकीन लगता है। जीभ के किनारों पे खट्टा, यहाँ देखिए, यहाँ आपको खट्टा महसूस होता है जब भी हम लोग कुछ खाते हैं खट्टा चीज़। और बीटर मतलब कड़वा, कड़वा अंदर के तरफ, जो हम लोग का अंतिम जीभ है अंदर, वहाँ कड़वा महसूस होता है। आप लोग याद रखिएगा। ये थे आपके जीभ के सारे स्ट्रक्चर। हम लोग को कहाँ से क्या पता चलता है? सावर यहाँ, और साल्टी, साल्टी, स्वीट, सावर और बीटर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को।
अदरक एक तना है और जड़ नहीं है, क्यों? ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि अदरक एक तना है और जड़ नहीं है। आइए बात करते हैं इसके ऑप्शन के बारे में। यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ती है और इसमें क्लोरोफिल की कमी है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों इस बार बीपीएससी के प्रश्न में साइंस के प्रश्न अच्छे लेवल से पूछे गए थे, आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस बार 67वीं पेपर होने वाला है जो, इसमें तो और साइंस पूछेगा, तो आप लोग साइंस की तैयारी ज़बरदस्त कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या आप लोग को पता है इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, इसलिए ये एक तना तो होता है लेकिन जड़ नहीं होता है। अब आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को विस्तार से। अदरक एक तना है और जड़ नहीं है क्योंकि इसमें नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। यह एक प्रकंद तने का भूमिगत संशोधन है। प्रकंद एक शाखा युक्त प्रोस्ट्रेट क्षैतिज रूप से बढ़ने वाला है तना है जिसमें नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। इसमें एक भूरे रंग की रेखा जो नोड्स और इंटरनोड का प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि जो नोड्स और इंटरनोड्स अदरक में पाए जाते हैं उसके रंग कैसे होते हैं, तो याद रखिएगा भूरा रंग का होता है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में सबसे मीठी चीनी कौन है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सबसे मीठा चीनी का बात किया है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज। याद रखिएगा सबसे मीठा होता है फ्रक्टोज इस दुनिया में, आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को विस्तार से। फ्रक्टोज इसका पुराना नाम लेउलोज होता है। यह ग्लूकोज का एक कार्यात्मक आइसोमर है, इसमें कीटोन समूह होता है। फ्रुक्टोज एक प्रकार की चीनी है जो कई फलों और सब्जियों में पाई जाती है। यह ग्लूकोज और गैलेक्टोज 3 आहार मोनोसैकेराइड के साथ एक फल चीनी भी होती है। यह आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। इसका पुराना नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, लेविलोज फ्रक्टोज का पुराना नाम है और ये सबसे मीठा चीनी है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से जो एक सच्चा फल नहीं है। दोस्तों यहाँ कुछ आपके फल दिख रहे होंगे, सेब, अंगूर, खजूर, बेर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें सच्चा फल कौन नहीं है? तो दोस्तों एक सच्चा फल होता है और दूसरा झूठा फल होता है। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं, सेब हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि यह एक झूठा फल है, सच्चा फल नहीं है। अंगूर, खजूर, बेर ये सारे के सारे सच्चे फल होते हैं। अब आइए बात करते हैं झूठा फल क्या है और सच्चा फल क्या है। सच्चा फल के बारे में देख लेते हैं। सच्चे फल के सभी उत्तक एक पके हुए अंडाशय से प्राप्त होते हैं। परिपक्व और पके हुए अंडाशयों से उत्पन्न होता है और यह निषेचन के बाद बनता है। इसमें बीज भी होता है, जैसे अंगूर, नींबू, चेरी, ब्लूबेरी और खजूर। आप लोग ऑप्शन को एग्जाम्पल को ध्यान में रखिएगा। अंगूर, नींबू, चेरी, ब्लूबेरी, खजूर ये सारे के सारे सच्चे फल के एग्जाम्पल है। आइए झूठा फल के बारे में देख लेते हैं। यह एक फल जो पौधे के अन्य भागों के साथ साथ अंडाशय में बनता है। अंडाशय को छोड़कर पुष्प भागों से उत्पन्न होता है। यह बिना निषेचन के बनता है, इसमें बीज नहीं होता है दोस्तों। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है आइए बता देते हैं। सेब आप लोग याद रखिएगा, एप्पल, काजू, स्ट्रॉबेरी और एक और याद रखिएगा अनानास। ये सारे चारों जो हैं झूठे फल में आते हैं, आप लोग याद रखिएगा। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न को। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि वे समृद्ध होती हैं। फलियां के बारे में प्रश्न था। वसा, प्रोटीन, तेल, स्टार्च। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों अगर आपको उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। इसमें प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है फलिया में। अब आइए बात करते हैं फलिया होता क्या है। तो फलिया फाबासीय परिवार का एक पौधा होता है। फलियों में फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन बी, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम आदि मौजूद होते हैं। ये आप लोग भी याद रखिएगा कि फलिया जो है फाबासीय परिवार से संबंधित है। पौधा में भी परिवार होता है तो ये फाबासीय परिवार से फलिया संबंधित है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, और इसमें प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। आज का अंतिम प्रश्न है, लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? फल, तना, जड़, फूल की कली। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों लौंग कुछ इस प्रकार का दिखता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, फूल की कली होता है लौंग। लौंग जो हम लोग प्राप्त करते हैं वो फूल की कली से प्राप्त करते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था कि पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, फूल की कली आप लोग रट लीजिए। अब आइए बात कर लेते हैं इस प्रश्न को विस्तार से।
लौंग जिसका वैज्ञानिक नाम दोस्तों सीजियम अरोमेटिकम होता है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और यह सुगंधित सूखे फलों की कलियाँ हैं। यह परिवार मिर्तासी से संबंधित है, अभी मैंने अदरक का परिवार बताया। और अब ये प्रश्न आया कि लौंग किस परिवार से संबंधित है, तो मिर्तासी। लौंग एक पेड़ है जो कि सदाबहार है और 8 से 12 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकता है। इसके बड़े पत्ते होते हैं और फूल होते हैं। फूल की कलियाँ पहले एक हल्के रंग में होती है और फिर हरे रंग में बदल जाती हैं। जब वो पकने के लिए तैयार होते हैं तो उनका रंग फिर से चेंज होता है और चमकीले लाल रंग में बदल जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा लौंग से संबंधित इतनी जानकारी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि चैनल को थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखें।